वोलेटाइल रहा और संकट और गहराता हुआ मार्केट में नजर आया, रिकवरी भी हुई। तो कुल मिलाकर बाजार की स्थिति क्या है, इसका आकलन तो आज की अदालत में हमें करना ही है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आज चर्चा करेंगे और वो है थ्योरी बनाम प्रैक्टिस, यानी कितना जरूरी है थ्योरी और कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, और इन दोनों चीजों के बीच में समन्वय कैसे बनाएं, इसकी बात होगी आज की इस विशेष अदालत में। आप सबका दिल से स्वागत। बाजार में बहुत कुछ हो रहा है, उठा पटक चल रही है, गिरावट आ रही है, तेजी आ रही है, इन तमाम चीजों को समझना जरूरी है। भी बड़ी ही आसानी से और बहुत ही एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इसको काम किया है यहाँ पर और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा अपना दिलो दिमाग को खुला रखिए, नए आइडियाज के प्रति रिसेप्टिव रहिए। ये मत सोचिए कि नहीं ये काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, क्यों सीखें, हमें बस ये बताइए कि कौन सा अगला शेयर बढ़ने वाला है। इस विचार को छोड़कर थोड़ा सा अगर अपने विचार को खुला करेंगे तो आप देखेंगे नए आइडियाज आएंगे, नई तरह से आप बाजार को देखेंगे। और बाजार तो देखिए, बाजार का मौसम बदलता रहता है, अभी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बाजार फिर से खुशनुमा हो जाएगा। तो स्थिति बदलती रहती है, लेकिन हमें नहीं बदलना है, अपनी राह पर लगे रहना है, ये जरूरी है। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत। बड़े इस प्रकार की भावनाएं मन में आती है। तो देखिए, अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि ये जो वार्निंग दी जाती है ये 100% सही है। कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता है, चाहे रिस्क बहुत छोटा हो, लेकिन रिस्क होता जरूर है। और जब तक आप उस रिस्क के प्रति सजग नहीं रहेंगे, पूरी चीज को नहीं समझेंगे, तब तक कहीं ना कहीं तो आप चोट खा ही लेंगे। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट। आजकल लोगों का मूल मंत्र क्या हो गया है, इन्वेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट लेटर, यानी पहले निवेश कर लो, बाद में जांच होगी। इन्वेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट लेटर। देखिए, इस सोच से बचना है हमें पहले पूरी पड़ताल करनी है, पूरी तह तक जाना है और उसके बाद हमें सोच विचार करके निवेश करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है और आप एक सजग सफल ट्रेडर इन्वेस्टर बने। इसी उद्देश्य से हर सप्ताह ये अदालत लगती है और इस चैनल पर मैं लगातार आपके लिए जो आपकी चीजें काम आए उन चीजों को लाने का प्रयास करता हूं। आगे भी प्रयास जारी रहेगा। बहुत कुछ नया होने वाला है चैनल पर और उसमें फोकस केवल एक है, एक ही मूल मंत्र है कि हम उन चीजों पर बात करें जो आपको एक बेहतर, सफल, सक्षम निवेशक बनाने में मदद करे। चलिए, तो ये हो गई जरूरी बातें नाम लेकर के, और बात करेंगे बाजारों की, बाजार में हो रहे इस घटनाक्रम की जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है। और चिंता में आने की वजह भी बहुत साफ है, भाई बाजार में इतना कुछ हो रहा है तो भाई चिंता होना स्वाभाविक है। तो कैसे इस चिंता से निपटें, इसकी भी हम लोग बात करेंगे और कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिनकी चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की अदालत को। सबसे पहले आइए दर्शन करते हैं निफ्टी के चार्ट। तो ये लीजिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट पेश खिदमत। तो ये है निफ्टी का चार्ट और इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट। अब देखिए, ये वीकली चार्ट है और मैंने यहां पर एक विशेष रेखा बनाई है। ये जो लाइन है इसे कहा जाता है ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने डाली, 2020 के बॉटम को चुना, उसके बाद ये जो बॉटम बना था 2023 के मार्च में इसको चुना, इस लकीर को आगे बढ़ाया तो एक वैलिडेशन मिल गया मुझे यहाँ 2023 के नवंबर में। और उसके बाद अब मैं देख रहा हूं कि निफ्टी बड़ी तेजी से इस रेखा के साथ दोबारा से संपर्क में आने वाली है। तो ये 22,600 के आसपास ये लाइन पड़ रही है अभी जो इसका लेवल बनता है। और अभी निफ्टी बंद हुआ है 22,200 पे, यानी कि 300 से 400 अंक नीचे इस लाइन का बड़ा मजबूत सपोर्ट निफ्टी को हासिल है। ये लाइन पिछले 5 वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से ये लाइन अटूट है। तो ये 5 ईयर ओल्ड ट्रेंड लाइन है जिसका सम्मान होना चाहिए, जिसको तरजीह दिया जाना चाहिए। तो निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। आप देखिए कि पीक लगा था सितंबर में इनफैक्ट, और वहां से हमने देखा कि लगातार निफ्टी धीरे धीरे करके स्लाइड कर रहा है और हमने कोई 10% की गिरावट या उससे ज्यादा गिरावट देख ली है और अब जो बड़े लेवल्स हैं वो बहुत करीब हैं। तो सबसे पहले तो ओवरऑल स्ट्रक्चर समझे बाजार का। देखिए, होता क्या है, जिस दिन गिरा उस दिन हर व्यक्ति कहने लगता है कि भाई ये तो बाजार ऐसे ही बुलबुला था, बहुत बढ़ चुका है, इसका गिरना तो तय है और अब ऐसे गिरेगा कि बुल्स जो हैं वो पानी भी नहीं मांगेंगे, उनकी दशा आप देखेंगे तो देखते ही बनेगी। ऐसी गिरावट आएगी जैसी कभी देखी ना गई हो, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा, शेयर की कीमतें 90% गिर जाएंगी, 80% गिर जाएंगी। इस प्रकार के शगुफे सुनने को मिलते हैं। पहली दफे नहीं सुन रहे हैं हम ये हमेशा जब गिरावट आती है, अगर इतिहास इस बात का साक्षी, आप कभी भी पुरानी गिरावटें उठा करके देखें, उस समय की कमेंट्री पढ़ें तो आप देखेंगे कि यही बातें होती हैं। हल्का सा बाजार गिरा नहीं है, एक रेड कैंडल बनी नहीं कि लोग नीचे के लेवल्स की उम्मीद करने लगते हैं और बाजार की इस गिरावट को लेकर के शंका जताने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जब तक लोगों को इस तेजी पर विश्वास नहीं, जैसे ही हल्की सी गिरावट आती है, बड़े लेवल्स टूट जाएंगे और बड़ी गिरावट आएगी, ये बातें होने लगती हैं, तब
बाजार हर गिरावट के बाद और ज्यादा तेजी दिखाएगा, क्योंकि बेसिकली देयर इज अ डिस्ट्रस्ट फॉर दिस राइज एंड फॉर दिस राइज इन द मार्केट। तो हमें लगता है कि बाजार को इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो मुझे वो समय याद आता है जब अभी चुनाव के परिणाम आए थे, उस समय जब बाजार गिरा, उस समय भी चर्चाएं यही थी कि भाई बाजार बहुत बढ़ गया है, अब क्रैश होना चाहिए, गिरना चाहिए। और जिस प्रकार की गिरावट आई उससे लोग बड़ी भारी गिरावट की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वहां से देखें तो बाजार ने 24,000 के बाद फिर 26,000 के लेवल स्विच हुए। उसी तरह से अभी जो गिरावट आ रही है, इसको लेकर के भी शंकाएं जताई जा रही हैं, बेवजह लोग नेगेटिव हो रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, हम स्ट्रक्चर को देखें। अगर नेगेटिव होने की वजह चार्ट पर दिख रही है तो जरूर हो जाए, लेकिन अगर चार्ट ये कह रहा है कि सपोर्ट बहुत दूर नहीं है, करेक्शन आना था जो आ चुका है, जिसका बड़ा हिस्सा करेक्शन का ऑलरेडी आ चुका है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो आपकी चिंताएं थोड़ी कम होती है, आप बाजार की दिशा को समझ पाते हैं। एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट चल रहा है और उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अगर बाजार एक्सेलरेटेड अपट्रेंड में ऊपर ही जाता रहता, जिस प्रकार की तेजी हमने चुनाव परिणाम के बाद देखी थी, अगर उसी वेग से निफ्टी और बढ़ता ही जाता, तब जरूर चिंता होती कि बाजार देखना धाराशायी हो जाएगा। लेकिन बाजार ने समय रहते अच्छा मीनिंगफुल करेक्शन टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी दिया है। फ्रॉथ कम हो गई है, जो ओवर एक्साइटमेंट था वो थोड़ा सा सेटल हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखें तो चीजें सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, और इसलिए नाहक परेशान होना बंद करें और चार्ट्स पर अपना फोकस बनाए रखें। तो सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट आपको ये कह रहा है कि ये ट्रेंड लाइन आज के चार्ट को देखकर जरूर डाल लें। अपना वीकली चार्ट खोले निफ्टी का और उस पर ये तिरछी रेखा, इसका एंगल अगर आप देखेंगे तो ये कोई 35-38 डिग्री के एंगल पर ये लाइन बनेगी। तो इसका एंगल कोई 38 डिग्री का है, और ये लाइन जो है ये निफ्टी के 2020 के बाद से, यानी कि कोविड के बाद से जो तेजी बनी है, उस पूरे ट्रेंड को इनकैप्सुलेट कर रहा है। इसकी अगर आप एक समांतर चैनल लाइन बना दे तो इस आपको निफ्टी एक चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो आप चाहे तो वो चैनल लाइन भी आप डेवलप कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप इन दो छोर को जोड़ दें इस तरह, तो आपको निफ्टी ऑपरेटिव चैनल नजर आएगा, और ये भविष्य में भी काम आएगा। यानी कि निफ्टी वापस से गिरने के बाद, चैनल के लोअर एंड तक आने के बाद, फिर से देखिएगा चैनल के अपर एंड तक जाने का प्रयास करेगी। इसका अर्थ यह होगा कि एक नया हाई भी आपको बनता हुआ दिखेगा। अगर हमारी ये चैनल की जो थ्योरी अभी मैं आपको बता रहा हूं ये सही साबित हो जाती है और निफ्टी चैनल के नीचे के लेवल को नहीं भंग करता है, वहीं से टर्न अराउंड हो जाता है, उससे पहले ही हो जाता है, तो आप देखेंगे कि चैनल के अपर एंड तक जाने की संभावनाएं बनेंगी। तो इसलिए कुल मिलाकर के चार्ट देखें तो मजबूत स्ट्रक्चर है अभी भी निफ्टी का, और कोई ऐसे खास परेशानी या लॉन्ग टर्म ट्रेंड में तब्दीली देखने को नहीं मिलती। तो एक तो अपनी चिंता को मेजर्ड रखिए, काबू में रखिए। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य ये सुनकर देखकर होता है कि जो लोग बाट जो रहे थे कि कब करेक्शन आए, कब हम हिस्सा लें, हम तो ले ही नहीं पाए, बाजार इतनी तेजी से बढ़ गया, हम तो खाली रह गए, कुछ ले ही नहीं सके, अब जब करेक्शन आएगा तो जमकर बाइंग करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टोरी को लेकर हम बड़े आश्वस्त हैं। उन सभी लोगों का विश्वास जैसे ही बाजार गिरने लगता है डामाडोल होता है। जब बढ़ रहा होता है तो सबको लगता है करेक्शन काश आ जाए और मैं खरीद लूं, लेकिन जब करेक्शन साक्षात आ जाता है उस समय साहस जो है वो साथ छोड़ देता है। बिल्कुल वही हो रहा है अभी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अभी भी अवसर बिखरे हुए हैं, आपको केवल अपने चार्ट्स पर फोकस्ड रहना है, अच्छे अवसरों की तलाश जारी रखनी है। खरीदते समय भी पूरा संयम बरतना है। ये नहीं कि कुछ भी खरीद लें, गिरावट आ गई है तो जो सामने दिख जाए वही खरीद लें, या जो ज्यादा गिरा है उसको खरीद लें, नहीं। खरीदते समय भी पूरा पेशेंस रखिए। जब तक चार्ट पर तब्दीली आते हुए, अप ट्रेंड आते हुए, ब्रेकआउट आते हुए न दिखे, तब तक खरीदने की कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से बाजार को सेटल और करेक्ट होने दें, फिर अवसरों का अभाव नहीं रहेगा। आप देखेंगे जितना आप चाहें उतने अवसर बाजार में निवेश के प्राप्त होंगे आपको, लेकिन थोड़ा संयम रखने का समय है और लाइंस को देखकर अपने कहें कि इमोशनल रिएक्शन को काबू में रखने का समय। इमोशनली पैनिक होकर के कोई निर्णय नहीं करना है। तो ये बात निफ्टी के चार्ट से पता लगती है। आइए एक दफे बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख ही लेते हैं। तो देखिए ये है चार्ट बैंक निफ्टी का, कई सारी लकीरें मैंने डाली हुई हैं।
एक लकीर मैंने 53,777 पर डाली हुई है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, ट्रिपल टॉप का भी हाई है। फिर एक ब्रेकडाउन आया बैंक निफ्टी में, जो कि पिछले सप्ताह दर्ज हुआ 50,000 के नीचे। बैंक निफ्टी सरक कर अगले सपोर्ट तक आया। ये लाइन भी मैंने पहले ही मार्क की हुई थी, 48,540। और फिर जो बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है वो यहाँ 46,300 पर है। तो अगर ये 48,500 के लेवल्स तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपको 46,500, 46,400 तक नीचे फिसलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है बैंक निफ्टी की। तो यहां पर भी वीकनेस, कमजोरी देखने को मिल रही है, कोई रिवर्सल का संकेत नहीं है, लेकिन एक पुलबैक जरूर आ सकता है। अगर मार्केट में पुलबैक आता है, बैंक निफ्टी में पुलबैक आता है, तो फिर एक बार बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल्स को छूने ऊपर आ सकता है। 50,000 जो है ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा अहम सपोर्ट साबित होगा। ये बड़ा सपोर्ट था, अब ये बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी तो आपको पता लगेगा कि भाई ऑल इज वेल विद द बैंक निफ्टी, और ये 50,000 के लेवल को विशेष तरजीह आपको देनी है। तो इस लेवल को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा जब आप बैंक निफ्टी का चार्ट स्टडी करें। डॉलर की बात की थी नूरेन जी ने कि क्या 87 हो जाएगा डॉलर। तो आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो भी इस समय है, जिसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ द मोमेंट, चार्ट ऑफ दिस मोमेंट इज डॉलर। और ये आपके सामने डॉलर का चार्ट है, जो कि ऐतिहासिक स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और 86.50 रुपए के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आप में से जो लोग नियमित दर्शक हैं चैनल के, याद करेंगे कि चार्ट ऑफ द वीक में मैंने डॉलर को चार्ट ऑफ द वीक बताया था। कई बार इसकी चर्चा हमने की और हम लगातार प्रति अदालत में और हर चार्ट ऑफ द वीक में डॉलर के बढ़ती हुई कीमतों की चर्चा करते आए। अगर आपने इसको संजीदगी से सुना हो तो आपको पता है कि भाई डॉलर की तेजी बाजार के लिए हमेशा बैड न्यूज होती है, और इस दफे भी यही हुआ। जैसे ही डॉलर ने 84 के लेवल्स को पार किया, ₹2.5 डॉलर की तेजी आई और गिरावट करीबन 2000 अंकों की निफ्टी पर देखने को मिली। तो ये दोनों चीजें एक साथ एक समय पर होती दिख रही है। डॉलर बढ़ रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अब तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रपति बनने की, और उनके आ जाने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। देखिए, एक चीज डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद निश्चित हो जाएगी, और वो है अनिश्चितता। जी हाँ, उनका जो स्वभाव है, काम करने का ढंग है, उनकी जो सोच है, उनके जो वक्तव्य है, और उनके जो सहयोगी हैं आजकल, मुख्य सहयोगी उनके इलॉन मस्क, उनके आ जाने से अनिश्चितता का आना लगभग तय है। तो वॉलिटिलिटी बढ़ेगी और ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जो कि आप देखेंगे कि बाजार को हमेशा एक फ्लूइड मोड में रखेंगे, और इसलिए आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज प्रो मार्केट और प्रो क्रिप्टो, तो उनके आने के बाद हमने क्रिप्टो में तेजी देखी और बाजारों में भी उनके आने से तेजी होगी, क्योंकि वो देखिए यूएस बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, उससे उनके गहरे नाते हैं। और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जैसे कि अब आप देखिए जो एनर्जी बिजनेस है, उससे बड़े गहरे संबंध है उनके। तो वो जो इंडस्ट्री है यूएस में, उन सभी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और ग्लोबल इकोनॉमी को भी उनके आने से फायदा होगा। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो डॉलर की राइज है, ये हम सबके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये 87 हो सकता है, जो नूरेन जी का प्रश्न था। तो निश्चित हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने फिबोनाची का इस्तेमाल करके डॉलर के लिए संभावित पड़ाव पहले अंकित किए थे, और उनकी चर्चा हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में भी कर चुके हैं। तो डॉलर में तेजी बनी हुई है और लगातार सीधी खड़ी बढ़त डॉलर में देखने को मिल रही है और खड़ी गिरावट रुपए में देखने को मिल रही है। तो ये चिंता की वजह बाजार में बनी हुई है। यह है डॉलर का चार्ट, इसमें कोई सुधार नहीं है। केवल एक चीज से आप थोड़ा सा पॉजिटिव साहस ले सकते हैं, वो ये है कि लगभग नवंबर के बाद से एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। तो एक बहुत एक्सटेंडेड स्विंग हमने देख लिया है। तो एक डाउन स्विंग आता ही है, इतना बड़ा अगर अप स्विंग आ जाए तो कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन और डाउन स्विंग देखने को मिलेगा। तो वो होगा तो डेफिनेटली उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आपको निफ्टी पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुल मिलाकर चीजें हैं। जो सबसे बड़ी चिंता है, हमने पॉजिटिव की बात निफ्टी पर की, लेकिन एक जो चिंता है निफ्टी के लिए भी, वो है कि ये लेवल 23,500 का जो लेवल है, ये निफ्टी को निकालना होगा ऊपर की तरफ। तो 23,300 के ऊपर पहले निफ्टी बंद हो और उसके बाद 23,500 के ऊपर वीकली क्लोज आए, तो वहां हम कहेंगे हाँ, फिलहाल के लिए जो एक करेक्शन हमने देखा ये एक बार के लिए समाप्त हो गया। तो इन दो लेवल्स को जरूर से जहन में रखिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएस डॉलर देखने के बाद आइए डाउ जोन्स के चार्ट का भी एक मुआयना कर लें, जहां हम देख रहे हैं कि अच्छा उछाल देखने को मिला। तो देखिए, भारत का बाजार सुस्त रहा, लेकिन यूएस के बाजार में बड़ी शार्प हमने एक रैली आते हुए देखी। और ये जैसे जैसे ट्रंप प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि वहां पर भी स्थिति वापस से एक नया मोड़ ले रही है। और ये हमने डाउ जोन्स के चार्ट पर अच्छा अपसाइड बनते हुए इस सप्ताह देखा। कितना बड़ा है? 3-3.5%। इसके अलावा नेस्डेक देख लें एक दफे, तो ये नेस्डेक है। नेस्डेक में नीचे के लेवल से बड़ी शार्प रिकवरी हुई और नेस्डेक के चार्ट पर वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ा था। लाइफ टाइम हाई जो है 20,000 का, उससे कुल आप देखिए कोई 300-400 अंक नीचे ही है नेस्डेक। तो नेस्डेक जो है वो ऑलमोस्ट एट लाइफ टाइम हाई लेवल्स है। तो नेस्डेक में तो कुछ बिगड़ा है ही नहीं।
तो ग्लोबल क्यूज जो है वो इतने खराब नहीं, कम से कम यूएसए के क्यूज खराब नहीं है। और अब आइए एक दफे गोल्ड के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड है। गोल्ड में भी स्ट्रेंथ चल रही है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जिसकी चर्चा हमने की थी बुलिश पेरेंट की, उसका ब्रेकआउट हुआ और वहां उस लेवल के ऊपर चल रहा है। तो ये स्थिति है। भारत के बाजार जरूर थोड़े कमजोर दिख रहे हैं आपको, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो चीजें उतनी भी खराब नहीं है जितना कि आपको चारों ओर सुनने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा भी अपने ऊपर संतुलन रखना है आपको और अपने ऊपर काबू रखना है, क्योंकि ये बातें सुन करके कई बार हम लोग जो है वो अपनी राह से भटक जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और कई सारे और चार्ट्स की चर्चा करेंगे इस बीच। वाह, बहुत अच्छा सुझाव भेज रहे हैं हमारे आयुष कुमार जी, कह आएंगे। अच्छा, एक सवाल हमारे गौरव शर्मा जी ने पूछा है, उनका सवाल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर, हाउ टू ट्रैक इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इन अ स्टॉक, काइंडली शेयर योर व्यूज ऑन एबी कैपिटल। तो देखिए, सबसे पहला जो गौरव जी का सवाल है कि इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम का अंदाजा कैसे लगता है। तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम का अंदाजा सीधे सीधे नहीं लग सकता, यानी कि अलग से कोई डिवीजन नहीं आता है कि कितना वॉल्यूम रिटेल ने किया है और कितना संस्थाओं ने किया है। हाँ, अगर आप ऑर्डर फ्लो एनालिसिस देख रहे हैं तब आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि संस्थाएं आमतौर पर कितने बड़े ट्रेड्स डालती हैं, रिटेल इन्वेस्टर कितने बड़े ट्रेड्स डालते हैं, और उस हिसाब से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जो बल्क डील है उसका डेटा अलग से अवेलेबल होता है, तो आप बल्क डील के जरिए संस्थाओं का निवेश कितना हुआ है, किस लेवल पर हुआ है, इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम अलग से चार्ट पर एक इंडिकेटर की तरह नहीं दिखता है। तो ये गौरव जी बात है, लेकिन हाँ, डिलीवरी वॉल्यूम अलग से आप ट्रैक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम यानी कि संस्थाओं ने कितने शेयर्स खरीदे बेचे हैं, इसका डेटा ऑन अ डे टू डे बेसिस चार्ट पर नहीं मिलता है। तो समझ रहा है। आइए, सबसे पहला चार्ट जो आज देख रहे हैं वो हमारे पीयूष जी के कहने पर बीडीएल का चार्ट है। तो सबसे पहले बीडीएल के चार्ट को आपके सामने रख देता हूं। तो लीजिए, बीडीएल का चार्ट खोल देते हैं। ये तो है गोल्ड का चार्ट और ये आ गया आपका बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स। ये भारत डायनेमिक्स, और जो पहला इनका ऑब्जर्वेशन था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है डेली पर, तो ये वीकली पर भी बन रहा है। जैसे अभी जो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर आप इसको शायद इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहेंगे, और ये वीकली चार्ट है। तो असल में देखें तो ये जो पैटर्न है ये लाइन चार्ट में देखिए ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, और इसमें जो रेखाएं डली हैं, मैं ये लाइंस को हटा देता हूं तो अब ये ज्यादा अच्छा दिख जाएगा आपको। तो ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये यहां पर हेड है, और ये राइट शोल्डर हो गया। तो इस तरह ये जो पैटर्न बना है इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये डेली चार्ट पर भी दिख गया होगा आपको, लेकिन असल में ये पैटर्न ज्यादा क्लियरली आपको वीकली चार्ट पर नजर आएगा। तो ये इसकी नेकलाइन हो गई, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नेकलाइन के लेवल्स पर ही बंद हुआ है शुक्रवार को। तो बिल्कुल पैटर्न तैयार है और राइट पैटर्न है, बिल्कुल पका हुआ। अब यहां पर आपने रेखा डाल दी है नेकलाइन, और आप इसके ब्रेक का वेट कर रहे हैं। तो यहां तक तो कोई गलती नहीं। दिक्कत है जब आप कहें कि मंथली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर है। तो ये मंथली चार्ट है, और क्या यहाँ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है? खास नहीं, यहाँ पर कोई हेड एंड शोल्डर बनने का कोई संकेत नहीं है। लेफ्ट शोल्डर अगर इससे पकड़ रहे हैं तो इस लेफ्ट शोल्डर और इस राइट शोल्डर के बीच में तो जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। देखिए, हेड एंड शोल्डर में जो दोनों शोल्डर्स हैं वो कमोबेश एक स्तर के आसपास होना चाहिए, जिससे कि वो आकृति जो है कि दो कंधे और एक ऊंचा सिर, ये आकृति पूरी मिलना चाहिए। तो अगर ये नहीं मिल रही है तो हेड एंड शोल्डर नहीं माना जा सकता। तो यहाँ मंथली चार्ट का हेड एंड शोल्डर नहीं है, लेकिन हाँ, वीकली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर जरूर है जो आपने पहचाना, और इस वजह से आप इसको उस दृष्टि से देखिए। तो पैटर्न को कब पहचानना चाहिए? उसके बनते समय, उसके बनने से कुछ समय पहले। पैटर्न जब पूरा तैयार हो जाए, ब्रेकआउट आ जाए, फिर पैटर्न को पहचान भी लिया, तो तब तक ऑलरेडी प्राइस मूवमेंट काफी आ चुका होता है और आप ठीक ढंग से उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हमेशा पहले से होमवर्क करके रखें, चार्ट्स देखें, जिन चार्ट्स पर कोई पैटर्न बनता हुआ आधा या पूरा दिखाई दे रहा हो उनकी लिस्ट बना लें, और फिर अलर्ट्स डाल करके वेट करें पैटर्न के मुकम्मल हो जाने का। पैटर्न के बेस ट्रेडिंग के लिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है। कभी भी प्रीएम्प्ट ना करें, पैटर्न बनने से पहले ही कूदना पड़े ये सोच करके बस अब तो बस डबल टॉप बन ही गया, या अब तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर लगभग बन ही गया है। लगभग बनना और पूरी तरह से बन करके ब्रेकआउट देने में बहुत अंतर होता है, तो इस चीज को जरूर से याद रखिएगा। तो पैटर्न आपने ठीक पहचाना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर इज फॉर्मिंग ऑन द वीकली चार्ट फॉर बीडीएल, जो आपने सवाल किया था। और ये जो चार्ट देख रहे हैं मंथली, अब इसको वापस कैंडलस्टिक में आ जाते हैं। कैंडलस्टिक हो गया, ये वीकली हो गया। और अब आइए अगला जो हमारा आज का सवाल है, एक हमारे केवल गाला साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि शक्ति पंप के चार्ट को जरूर देखिए। तो ये शक्ति पंप के चार्ट को आइए देखते हैं। ये आपके सामने चार्ट है, बड़ी तेजी आई शक्ति पंप में, और यहां पर भी सोलर पंप इत्यादि की स्टोरी है, और हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी आई और फिर इस सप्ताह बड़ी गिरावट आई। कितना गिरा? लगभग 20%।
तो 18-20% की गिरावट, और आपने देखा ब्रेकआउट आया था यहाँ पर एक बड़ी तेजी। अब एक पैटर्न बना है चार्ट पर जिसको इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। बड़े बड़े कैंडल्स हैं। देखिए ये केवल इस चार्ट पर नहीं है, अनेकों ऐसे चार्ट आपको दिखेंगे जहां पर जो कैंडल साइज है वो पिछले 2 महीनों में बड़ी तेजी से बढ़ा है। पहले छोटे छोटे कैंडल्स बनते थे, कैंडल्स के साइजेस देखिए जो कि अप्रैल और मई में बन रहे थे, और ये जो दिसंबर में और नवंबर में जो कैंडल्स बने, अगर आप उनके साइजेस देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स हैं। अभी जो गिरावट का कैंडल है ये भी बड़ा है, इससे एक टावर टॉप रिवर्सल पैटर्न भी चार्ट पर बना है। तो थोड़ी सावधानी रखिए, करेक्ट हो जाने दीजिए और स्थिरता लौटाने दीजिए, उसके बाद पुनः विचार कीजिए। लेकिन कैंडल के साइजेस का बढ़ना एक नकारात्मक संकेत होता है। इससे हमें पता लगता है कि बहुत ओवर एक्सटेंड हो गया है ट्रेंड, और आमतौर पर जब ट्रेंड पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, समाप्त होने की ओर होता है, उस समय कैंडल साइजेस बढ़ते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहां पर आपको एक्सटेंडेड कैंडल साइजेस दिख रहे हैं इस चार्ट पर, शक्ति पंप्स। तो ये आपके सामने चार्ट है शक्ति पंप्स का, बड़ी तेजी आई, फिर उसी अनुपात में करेक्शन, कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है, और बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सवालों के जवाब और चर्चाएं हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे साथ आज एक विशेष व्यक्ति जुड़े हुए हैं और बहुत धीरज के साथ आज की अदालत की कार्रवाई को देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अवसर का। हमारे साथ आज अदालत में जुड़े हुए हैं विपिन मित्तल जी। तो विपिन जी को जोड़ते हैं अपने साथ, देखते हैं उन तक आवाज हमारी आ रही है कि नहीं। विपिन जी नमस्कार सर। अरे नमस्कार, धन्यवाद आपका विपिन जय जी, श्री राम सर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, और आपका बहुत बहुत स्वागत आज की अदालत में। तो थैंक यू विपिन सर, जी कहाँ वेलकम। से हैं आप, ये बताइए। मैं बेसिकली रोहतक से हूँ सर। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। अपने फादर के साथ बिजनेस में हूँ। हम लोगों की फैक्ट्री है, डोर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। अरे वाह, बहुत और अभी बढ़िया। हमने एक लेटेस्ट किचन सिंक भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। सब स्टेनलेस स्टील में करते हैं हम लोग सब। अरे बहुत बढ़िया, तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, और रोहतक से हैं हमारे विपिन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी बाजार आज थैंक यू अदालत में सर। आने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये, कैसे बाजार में कैसे इंटरेस्ट बन गया आपका अपने फैमिली बिजनेस के अलावा। सर, कोविड से जस्ट पहले मैंने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया था। हम्म। और उससे पहले मेरी फैमिली के अंदर शेयर बाजार को बहुत बुरा माना जाता था। जो अच्छा। एक्सपीरियंस नहीं थे, मतलब दूसरों को देख के सही। कि भाई इधर तो एक बार पैसा 2-4 महीने बनेगा, जितना बन जाएगा वापस। हम्म। तो कोविड के अंदर जब घर में थे, फ्री होते थे, थोड़ा बहुत जी बिजनेस देखना शुरू किया। वहां पर आपको देखा तो वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तो एक दो शेयर खरीदे। तो जो सुबह मॉर्निंग में टिप्स आती हैं उससे, तो वो 1 या 2 दिन के लिए होते हैं। तो उसके अंदर क्या था कि जो खरीदा, जब बेचना था तब बेचा नहीं, जब बढ़ गया तो मतलब खरीद नहीं पाए, सो खरीद लिया तो वो नीचे गिर गया। जी। तो ऐसे चलता रहा, छोटी मोटी ट्रेडिंग मतलब चल रही थी जब। तो फिर वहां से दिमाग में आया, भाई ये ऐसे तो कैसे काम चलेगा, ये मार्केट तो ठीक नहीं समझ आ रही। फिर वहां से मैंने आपका ये आपकी जो अदालत थी वहां से देखना शुरू किया। फिर वहां से मैं आपके संपर्क में आया, फिर मैंने आपसे कुछ चीजें सीखी, नौकरी से आजादी कार्यक्रम को ज्वाइन किया। फिर वहां मुझे ये समझ आया कि मुझे कहाँ पर एक शेयर के अंदर एंटर करना चाहिए और कहाँ तक उसमें एग्जिट करना चाहिए, और बने रहना या नहीं बने रहना उसके अंदर। हम्म। मुझे एक कॉन्फिडेंस आया, जिससे कि जी। मैं आज की आपकी हेल्प से ये सारी चीजें मेंटेन कर पा रहा हूँ। बहुत और एक बढ़िया मैंने भाई। पोर्टफोलियो का साइज अच्छा कर लिया है, जिसमें मैंने अपनी वाइफ के खुद की पर्सनल सेविंग्स उसने उसकी लगा इन्वेस्ट की हुई है, मेरे फादर की भी की हुई है, मेरी मदर की भी की हुई है, मेरे ब्रदर की भी की हुई है। अच्छा। तो ये सब चीजें मैंने मतलब आपकी हेल्प से ही सीखी सारी चीजें ये। बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी जर्नी, और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। अब आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि अब अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, पूरे परिवार का भी पैसा इसमें लगा लिया है, तो हम्म। अभी कैसा आप निवेश कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं आप? मैं 100% इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम्म, कर रहा हूँ सारी। बहुत बढ़िया। क्यों, मैं अपने बिजनेस में सुबह 9 ओ क्लॉक से शाम को 6-7 बजे तक बिजी हूँ। तो मैं हम्म। स्क्रीन नहीं देख सकता पूरे दिन। agree, इसलिए मैं ट्रेडिंग के अंदर टाइम नहीं दे सकता बिल्कुल भी। तो बहुत बढ़िया। मैंने तो आपसे ही सीखा कि भाई ये वीकली चार्ट और मंथली चार्ट ही देखना है, या थोड़ा बहुत हम्म। डेली चार्ट। हम्म। और जैसे मेरा जो बिजनेस है, मैं मेरे पास अभी मेरी फैक्ट्री में अराउंड 300 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो एक अच्छा वेल सेटअप है। 25 साल का, 30 साल हो गए हम लोगों को बिजनेस करते हैं, 35 ईयर्स। जी। तो जो कुछ पैसे स्पेस हो जाते हैं, आप समझते हो, तो उसको आप ग्रोथ भी चाहिए उस मनी की। हम्म। तो उस मनी की ग्रोथ में हम पहले, आपको आपसे मिलने से पहले मैं उस 100% से एफडी कराता था। हम्म। और आज 100% इक्विटी में हूँ। एफडीज नहीं करा रहा मैं कुछ भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। विपिन जी बिजनेस भी चला रहे हैं, साथ में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और इन्वेस्टिंग को लेकर क्लैरिटी है आपको कि भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, हाँ। फोकस होकर के इन्वेस्टमेंट करना है, और उसको भी एक बिल्कुल प्रोफेशनली करना है। तो ये बताइए, जैसे अब आप इतना बड़ा व्यापार चला रहे हैं, साथ में आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम्म। कितना समय देते हैं इन्वेस्टिंग को, अपने डिसीजंस के लिए कितना वक्त लग जाता है आपको दिन, एक सप्ताह में? एक सप्ताह में सर मैं संडे को टाइम देता हूँ, या संडे मैं को। थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ, 5 बजे, 5:30 बजे।
तो मैं आधा घंटा 1 घंटा सुबह देता हूँ, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक चला जाता हूँ। तो उसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि चार्ट है ये, यहाँ पर ब्रेकआउट आने का उम्मीद है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा वहां परचेज कर लिया, या आपने एक लक्ष्मण रेखा सिखाई हुई है हमें, जैसे वो गिरेगी उसके बाद उसमें एग्जिट करना है। अच्छा, और बेसिकली ये है। टिपिकली जो स्टॉक आपने लिया है उसको कितने टाइम के लिए रखते हैं विपिन जी? मतलब कोई अपना एक सैंपल ट्रेड बताइए कि मैंने ये खरीदा। सैंपल ट्रेड ऐसा है कि सर मैं बताता हूँ, मेरी मदर के पास कुछ 5 लाख रुपए आए थे, जी। मतलब उनके सेविंग में से थे। एक हम्म, एफडी मैच्योर हुई थी, तो मैंने एक ही लगाया कि भाई मैं इसको वेल डाइवर्सिफाई करता हूँ, और मैंने उसमें 8 स्टॉक में इन्वेस्ट किया इक्वल अमाउंट, जो कि ओके। मैंने आपसे ही सीखा था वो भी। उसमें से एक शेयर मेरे को मिला बीएससी, ये हम्म। बात करूं मैं जनवरी 2023 की। मैंने वहां पर उस करीबन 600 रुपए के आसपास खरीदा था। आज वो शेयर 6,000 रुपए का है। 60,000 मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, आज वो 6 लाख रुपए हो गए हैं। तो राइट। जब तक वो बॉटम लक्ष्मण रेखा क्रैक नहीं होगी, जब तक मैं उसमें बना रहूंगा। जब वो क्रैक बहुत होगी तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। शानदार, बहुत मतलब बढ़िया। होल्ड करने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही मैंने चलिए। आपसे एक्शन कंस्ट्रक्शन सीख लिया आपके कहने से, मतलब देखने से। और ऐसे ही मैंने पीटी इंजीनियरिंग खरीदा, वो भी हम्म। मैंने 200 पे खरीदा, आज 1,200 रुपए पे है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विपिन जी, और बहुत ही सोच विचार करके प्रोफेशनली काम करते हैं। और देखिए कितना कम समय देते हैं आप, ये देखिए सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे कि हम बाजार इसलिए नहीं कर पाते कि भाई हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, या और इतने काम है। अब देखिए विपिन जी इतना काम कर रहे हैं, इतना बड़ा उनका बिजनेस है, लेकिन उसके साथ साथ समय निकाल ही लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता है, और इनफैक्ट आप कम समय देंगे तो दिमाग में विचार कम आएंगे, तो थोड़ी कम आएंगे क्लैरिटी बिल्कुल। रहती है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे तो क्या है, उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी मन में आता है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में कंफ्यूजन कम हो तो अच्छा है। तो बड़ा अच्छा एक प्रोफेशनल अप्रोच है विपिन जी की। विपिन जी, तो अब आगे चलकर अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंज करने वाले हैं आपको लगता है? अच्छा, पहले एक बताइए, जो बाजार में अभी गिरावट आई है, या ये जो हम देख रहे हैं उठापटक, आपको कोई स्ट्रेस हुआ इसका? नहीं, स्ट्रेस मेरे को बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने 3 साल में यही सीखा लास्ट में, क्योंकि 2-3 बार करेक्शन आ चुके हैं मार्केट के जी। अंदर। एज ए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जब भी मैंने पैनिक किया है, मतलब मैंने देखा कोई शेयर मेरा 30% गिर गया है, और मैंने हम्म, उसको सेल कर दिया, बिना जी। किसी चार्ट के, बिना किसी, मतलब सपोज करो मैं जस्ट मोबाइल खोला, मैंने आज देखा ये तो काफी शेयर गिर गया, और मैंने बाई चांस चार्ट नहीं देखा, विदाउट एनी चार्ट देखे मैंने कोई डिसीजन ले लिया, तो हमेशा वो मेरा डिसीजन गलत हुआ है। सही। मैंने सेल कर दिया, पता लगता है 2 दिन बाद वापस बढ़ के वो वापस वहीं पे आ गया टॉप पे। तो वो एक पैनिक में लिया और डिसीजन है ना, वो एक मतलब बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। बहुत ही उसमें लॉस ही होता है एग्जैक्टली। सही, बिल्कुल सही। और आप चार्ट देख के डिसीजन लेते हो तो आपको समझ आता है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि बिल्कुल सही कह आप रहे हैं टॉप विपिन, और नहीं यही पकड़ सकते, आप बॉटम नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही फोकस होना चाहिए। तो देखिए घबराना नहीं है बाजार में। तो देखिए ये किसने कहा है आपको कि बढ़ता ही रहेगा बाजार? बाजार तो गिरता और बढ़ता रहता है। वो तो देखिए एक समय है, हमारा ये जो काल है इतना अच्छा चल रहा है, जहां इतने समय से कंटिन्यूअस बुल मार्केट में हम लोग हैं। वरना बाकी कंट्रीज के मार्केट्स आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, रेंज बाउंड ट्रेडिंग, डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो बाजार हमेशा बढ़ता रहेगा, ये कुछ जरूरी नहीं है। इसीलिए हमें जो बढ़ रहा है मार्केट, उसको उसके प्रति सजग होना चाहिए, और चार्ट्स के बेसिस पर निर्णय करने हैं, जो काम विपिन जी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं विपिन जी। अब ये बताइए, आगे अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने वाले हैं? क्या चेंजेस करेंगे? कोई रणनीति में चेंज करेंगे? कुछ नया आपने ऐसा सीखा है जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या करने वाले? सर देखो क्या है कि आपका भी जो एक कार्यक्रम चल रहा था 5 शेयर्स वाला, जी जी, निवेश वो क्रांति जी। हाँ निवेश क्रांति, मैंने वो भी उसकी भी क्लासेस ली हैं, और वो भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें उसमें मेरे को समझ आया कि भाई जो हम एक सिलेक्शन कर लिया हमने शेयर का, तो उसके अंदर कैसे एक इन्वेस्ट किया जा सकता है। और पोर्टफोलियो में तो देखो, जब ये करेक्शन आया तो मेरे को तो अपॉर्चुनिटी लग रही है कि इसके अंदर हम लोग कैसे पैसे इन्वेस्ट करें। कोई जो अच्छा वॉल्यूम वाला शेयर है या अच्छा बेस वाला शेयर है, उसमें उसको सिलेक्ट करना, उसमें अपना अमाउंट डाइवर्सिफाई करना। तो ये चीज मेरे को प्लान में है। अब मैं थोड़ा सा लैग भी कर जाता हूँ एक दो जगह पे, जैसे कि जहाँ पर प्रॉपर टाइम पे एग्जिट लेना है, तो कई बार इमोशंस भी आ जाते हैं। वो हर राइट। एक आदमी से होगा ऐसा। जी, उस पे आपसे कभी और मुलाकात करेंगे तो आपसे सीखेंगे भाई, या किसी और किसी प्रोग्राम में, कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ही विपिन जी अपने खुद के जो इमोशनल इम्पल्स, और ये कहना बहुत आसान है कि भाई एग्जिट आया था, एग्जिट कर देना चाहिए, नहीं हो लेकिन पाता, नहीं हो पाता जल्दी। लेकिन उस समय जब वो आपको सिचुएशन ऐसी होती है, दिमाग पर अलग अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं, तब वो सही निर्णय लेना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन थोड़ा सा डिटैच्ड अप्रोच रखेंगे और थोड़ा सा आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। और एक बार करने लगेंगे तो बड़ा मजा आने लगेगा आपको। फिर आपको इसी चीज पर अपने जो है गर्व सा हो जाएगा कि भाई मैं एग्जिट कर लेता हूँ, बिल्कुल वेट नहीं करता हूँ। तो एक आपको आदत पड़ जाएगी उसकी। तो थोड़ा सा मेंटल एडजस्टमेंट है बस, जो धीरे धीरे करना चाहिए। और देखिए अब आपने बात की बीएससी की, तो लीना गाड़ा जी भी लिख रही हैं कि बीएससी मैंने 2020 में 650 में बाय किए थे, अभी भी होल्ड कर रही हूँ। तो लीना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में विपिन जी को भी, जिन्होंने इतने लंबे समय तक बीएससी को होल्ड किया और जबरदस्त वेल्थ बनी। और कई सारे और स्टॉक्स भी ऐसे हैं, और स्टॉक्स हमेशा बदलते रहेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको चार्ट देखना आता है तो आज बीएससी है,
तो कल कुछ और होगा, तो शेयर बदलते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें चार्ट ठीक से आइडेंटिफाई करने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे चार्ट्स मिलेंगे। जो चीज बहुत अच्छी बताई विपिन जी ने वो है कि देखिए 5 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए, उसको उन्होंने 7-8 भाग में बांट दिया और हर भाग में इक्वल पैसे डाले, एक भाग उसका बीएससी बन गया। तो आप देखिए कि जो कुल रकम लगाई थी वो तो केवल बीएससी के प्रॉफिट में ही कवर हो रहा है। तो आप देखिए कि बाकी शेयर भी इस बीच बढ़े ही होंगे, तो अच्छा रिटर्न आया। और ये तरीका है सही तरह से प्रोफेशनली निवेश करने का। तो बहुत मजा आया विपिन जी बात करके, और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका पोर्टफोलियो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे और आप बड़ा पोर्टफोलियो हासिल करें और अच्छा काम करें। कुछ कह रहे हैं? बस सर आपका साथ मिलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, समय देने के लिए, अदालत में आने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा हर सप्ताह अदालत में कोई ना कोई व्यक्ति आता है और हम बात करते हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि भाई क्यों ये किया जा रहा है। देखिए इसके पीछे की सोच समझिए। इसके पीछे की सोच ये है कि एक व्यक्ति अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करके केवल वीकेंड पर कुछ समय देकर, और सुबह क्योंकि जल्दी उठते हैं तो 5-5:30 उठ जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा चार्ट देखते हैं, बस ये काम, इतना समय देते हैं। कहीं सिफारिश लगाने नहीं जाते हैं, कहीं उनको लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, कहीं सुबह जल्दी भाग करके जाना नहीं पड़ता है। बस इतनी सी मेहनत करने का परिणाम देखिए कि एक अच्छा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है और अपनी सेविंग्स को सही दिशा में चैनलाइज कर रहे हैं। और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो एक समय आएगा जब इन्वेस्टमेंट की इनकी इनकम जो है वो इनके प्रोफेशन की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, बस थोड़ा सा समय देना है और थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना है, नेगेटिविटी से बचना है। कुछ नहीं चलता है, कुछ काम नहीं करता है, दूर रहना चाहिए, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, इस तरह की बहस में पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ी कोशिश करके देखिए। अगर अच्छा नहीं चलेगा, नहीं समझ आएगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। ये मेरा सबसे आग्रह रहता है और इसी की प्रेरणा विपिन जी जैसे लोगों से हमें मिलती है। तो विपिन जी ने बहुत अच्छा काम किया है और इतना व्यस्त कार्यक्रम उनका रहता है, इतने सारे अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं, लेकिन साथ में आप देखिए समय निकालते हैं निवेश के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बड़ी अच्छी चर्चा रही विपिन जी के साथ। अब आइए चार्ट्स का रुख दोबारा और कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करते हैं जिन पर आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग सवाल। अच्छा, अभी देखिए एक सवाल आया था जब मैं बात कर रहा था विपिन जी से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हमारे धार्मिक जी लिख रहे हैं, गुरु द्रोण को अर्जुन का प्रणाम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गजब, क्या आपकी क्रिएटिविटी है, देख करके मजा आ गया। और इसके अलावा और बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। एक बड़ा अच्छा संदेश भेजा है चांसरिया जी ने दोबारा, वो कह रहे हैं कि एग्जिट करना इज वेरी हार्ड। पूरी तरह सहमत हूं, सबसे मुश्किल काम एग्जिट करना है। एंटर करना आसान होता है, एग्जिट करना मुश्किल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चलिए 2-3 चार्ट देखेंगे। सबसे पहला जो चार्ट देखेंगे वो है कल्याण ज्वेलर्स का, जिसमें कि लोगों ने को बड़ा दुख हो रहा है। कल्याण ज्वेलर में जो गिरावट आई है इससे लोग बड़े परेशान व्यथित दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो भी का है वो कल्याण ज्वेलर। बीएससी का जिक्र आया था अभी विपिन जी की चर्चा में, तो अभी हमारे लाभा साहब हैं, वो भी लिख रहे हैं कि मेरे पास 260 रुपए का लिया हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया लाभा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। लेकिन आइए सबसे पहले जो चार्ट देख लेते हैं वो है कल्याण ज्वेलर। ओहो, क्या किया जाए बताइए। राम राम राम। अब आप देखिए इस चार्ट को, 652 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था जो कि टूटा। टूटने के बाद अवसर ही नहीं मिला संभलने का, सीधे 500 रुपया, और 500 रुपए पर बंद हुआ ये शुक्रवार को। गिरावट बड़ी तीव्र आई, 750 का शेयर 500 रह जाए, 40% इस तरह से कोई शेयर टूट जाए, 35-40%, तो समझ नहीं आता करें तो क्या करें। 2 सप्ताह में लगातार बिना रुके गिर रहा है और कई सारी खबरें चल रही हैं, खबरों से ज्यादा अफवाहें चल रही हैं, और इसके चलते आप देख रहे हैं कि गिरावट आ रही। तो अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? मान लीजिए हमने कल्याण ज्वेलर किसी लेवल पर ले लिया होता तो क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले 2 चीजें समझिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहां लिया है। देखिए जिसने सही जगह पर चार्ट देखकर लिया और होल्ड किया उसके बाद, उसको ठीक है, प्रॉफिट जो आ रहा था वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो प्रॉफिट में ही होगा। अगर आपने मान लीजिए इस ब्रेकआउट पर 440 के ऊपर लिया, या जो ओरिजिनल ब्रेकआउट आया था 120 के आसपास वहां लिया, तो फिर आपको इस वीकली चार्ट पर कोई खास परेशानी नहीं हो रही। समस्या उन लोगों को है जिन्होंने बिल्कुल टॉप पर एंट्री ली है। मान लीजिए आपने यहां इस ब्रेकआउट को देखकर ये 730 के ऊपर बाय किया, 730 के ऊपर बाय किया, तो आपने देखा प्राइस बड़ी तेजी से गिरा, आपको अवसर ही नहीं मिला निकलने का और एक साथ बड़ी रकम का नुकसान हो गया। तो ये एक चांस इवेंट है, ऐसा हो जाता है कई बार, और यही रिस्क है इन्वेस्टिंग का। देखिए जो बातें मैंने शुरू में भी कही थी आज का, और हर सप्ताह शुरू में किसी भी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यही वो मार्केट रिस्क है जिसकी चर्चा होती है। यकायक आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल किसी तैयारी के बिना
यकायक आप देखिए कि कोई ऐसी घटनाक्रम आ जाती है, कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई ऐसा घटना घट जाती है जो अचानक से पूरे चार्ट को पलट करके रख देती। तो इसीलिए जरूरी क्या है, जरूरी है अपने रिस्क को हमेशा मेजर करके चलना। दूसरी चीज है, अगर बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे मान लीजिए पिछले 1.5-2 साल में अच्छा चल रहा है, जो खरीद रहे हैं बढ़ जाता है, बढ़कर प्रॉफिट में ही बिकता है, और लगातार लोगों ने पैसा कमाया पिछले 1-1.5 साल में, तो अब ये गलतफहमी हमें हो जाती है कि नहीं, अब हम जो खरीदेंगे वो बढ़ के ही हमारा बिकेगा, घाटे में बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, और फिर हम उसके पॉजिटिव्स खोजने लगते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, एक बहुत बड़ा आपको साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है वो बता रहा हूं। मान लीजिए आपने कल्याण ज्वेलर को इस ब्रेकआउट पर खरीद लिया, खरीदने में कोई गलती नहीं है, अगर आप यहां खरीद रहे हैं तो कोई उसमें गलती नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन फिर आपने देखा एकाएक प्राइस नीचे जाने लगा, जैसे ही प्राइस ने आपके लेवल को तोड़ा तो निकलने का स्पष्ट संकेत आ गया चार्ट पर। अब आप ये सोचकर ना निकलें कि भाई कंपनी तो अच्छी है, चलो न्यूज पता करते हैं, 2 हफ्ते और रुक जाते हैं, देखना दाम आ ही जाएगा, इतना नीचे कैसे बेचते हैं, अरे घाटा क्यों लें, अभी तो ये पॉजिटिव है। और फिर आप वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, जो कानों को अच्छा लग रहा है, या जो आपके बेसिक जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आप सुन रहे हैं, नेगेटिव चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये जो बायस है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में देखने को मिलता है। अगर एग्जिट आ रहा है तो न्यूट्रल राय लीजिए, बिल्कुल न्यूट्रली चार्ट को असेस कीजिए, ये मत सोचिए कि आपके पास ये निवेश है तो नुकसान देना पड़ेगा। एग्जिट आ रहा है, एग्जिट कर दीजिए, एंट्री आ रही है, एंट्री करिए। अभी चांसरिया जी ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है एग्जिट करना सही समय पर, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पैसा कमाना कभी भी किसी भी दौर में आसान नहीं रहा है। अगर पैसा कमाना है, बड़ा पैसा, सीरियस पैसा कमाना है, तो आप में ये ताकत होनी चाहिए कि अगर एग्जिट आ रहा है तो बटन दबाइए, बाद में उस पर जितने आंसू बहाने बहा लीजिएगा। लेकिन एक बार के लिए अगर एग्जिट बन रहा है तो बिना किसी विचार के, बिना किसी विलंब के, निर्विलंब पहले निकास पाइए, बाद में उसको क्यों लिया था, क्यों नहीं समय पर बेचा, क्या घटा, किसकी गलती है, इन तमाम चीजों का पोस्टमार्टम कीजिएगा। लेकिन पहले निकल जाने का काम कीजिए। और ये काम आप कर रहे हैं तो शायद देखिए अब होगा क्या, एक और चीज समझिए, जो 2 बातें मैं कहने जा रहा था। पहली चीज जो मैंने आपसे कही कि भाई कहां खरीदा है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा हिस्सा है, ये दूसरी बात। देखिए एक्सीडेंट्स तो होते ही रहेंगे। अब आप देखते हैं कि हर सड़क पर चाहे कितनी भी अच्छी बना रखी हो, कितना साइनेज हो, कितना सब कुछ हो, लाइट वाइट प्रॉपर हो, फिर भी कोई ना कोई गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाती। ठीक उसी तरह से यहां पर भी दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी। दुर्घटनाएं घटी तो आपको क्या करना है, अगर आपने एक सीमित निवेश किया हुआ है, बिल्कुल क्वांटिटी में, मात्रा में निवेश किया हुआ है, ठीक है, तो दुर्घटना घटी, नुकसान हुआ, एक बार की चोट लगी, लेकिन जो हमारा कुल पोर्टफोलियो या कुल इन्वेस्टमेंट्स है उसका एक छोटा सा हिस्सा, और उसमें भी एक छोटा सा नुकसान दिया, बाहर हो गए। अगर आपने एक ही शेयर लिया है, सब कुछ उसी में डाला हुआ था, टॉप पर बाय करा हुआ है, और वो क्रैश हो जाए तब दिक्कत है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई करा हुआ है और सही अनुपात में शेयर्स लिए हुए हैं, सब में बराबर सही पैसा डाला हुआ है, और फिर एक शेयर आपका इस तरह से नुकसान दे भी जाता है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक दिन का दर्द, और फिर अगले दिन फिर कोई ना कोई शेयर आपका चल पड़ेगा, या उसी दिन आप देखेंगे कोई दूसरा शेयर भाग रहा होगा, तो कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। इसके लिए ये मेंटल एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है। थोड़ा सा रिस्क को समझ करके निवेश करें, और आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से आप बचेंगे। लेकिन ये सोचें कि क्यों हमें पहले नहीं पता था कि होने वाला है, और उसके लिए फिर चार्ट्स को दोषी बताएं कि भाई देखो ये तो गलत है, देखो चार्ट पर अच्छा बाय आ रहा था, चार्ट तो मजबूत थे, फिर क्यों गिर गया बताओ। तो इसका कोई जवाब नहीं है, आप गलत सवाल कर रहे हैं। चार्ट का काम भविष्य को पहले बताना नहीं है, चार्ट का काम वर्तमान को बेहतर समझने में आपको मदद करना है। तो भविष्य ना किसी को पता है, ना किसी को कभी दिखता है। हमारा काम वर्तमान को बेहतर समझना है, और उसमें चार्ट से ज्यादा उपयोगी दूसरा कोई तंत्र नहीं है। और ये मान करके चलिए, तो चार्ट से ये उम्मीदें न रखें कि चार्ट आपको कल्याण ज्वेलर में बड़ी गिरावट आने वाली है, इसका पहले तार भेज करके आपको सूचित कर देगा 2 हफ्ते पहले कि ऐसा होने जा रहा है। नहीं, चार्ट का काम केवल आपको एक संकेत देना है कि हाँ ये लेवल्स हैं, ये लेवल टूटा तो इसमें ये हो सकता है, और वरना ट्रेंड ये है, अभी आपको क्या करना चाहिए आपको पता है। और अगर इसमें कोई बाधा आती है, कोई चेंज ऑफ ट्रेंड होता है, तो कौन से लेवल के नीचे आपको रिएक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है वही चलता रहेगा, और अंत में पैसा बनता है। तो ये मुख्य आइडिया है चार्टिंग का और चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग का। तो पहली चीज ये है कि इस चार्ट को देखकर ज्यादा परेशान न हो, केवल जो आपको चार्ट कह रहा है उस मुताबिक काम करना होता है। तो ये कल्याण ज्वेलर का चार्ट है जिसमें कि बड़ा हड़कंप इस सप्ताह हुआ, और बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं
एक तलहा शेख साहब हैं जो कह रहे हैं कि MBAPL पेरेंट ब्रेकआउट और UPL में W पैटर्न वीकली चार्ट पर बन रहा है। तो आइए सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। UPL यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, UPL, और ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर ही आपको W पैटर्न दिख रहा था। तो क्या आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले तो इसमें जो लकीरें डली है मैं लकीरें हटा देता हूं, बहुत सारी लाइंस हैं। ये चार्ट आ गया। W शायद इसको कहा जा रहा है, आप इसको W मान रहे हैं। तो देखिए W मान तो सकते हैं, लेकिन W पैटर्न के लिए जरूरी क्या है कि पहले एक डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। अब ये क्योंकि एक रेंज में W बन रहा है, इसको उतनी तरजीह नहीं देना चाहिए। आप रेंज के लेवल्स को मार्क कर लें तो बेहतर रहेगा। तो मेरी राय में एक लाइन 585 पर डाल दें और एक लाइन यहां लाकर 500 पर डाल दें। तो ये दो लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट है। इस बीच आप देखिए बहुत समय भी ये शेयर यहीं इसी दायरे में 80-85 अंकों के इसी दायरे में बहुत समय बिता सकता है। तो ये दो लाइन्स हैं, इस पैटर्न को कोई अत्याधिक महत्व ना दें, बेहतर रहेगा। तो ये सवाल किया था तलहा जी ने, इनको जवाब मिला तुरंत अदालत में। और इसके अलावा एक सवाल हमारे आयुष बंसल जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, एक जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सवाल है। उनका कहना है कि सर मेरी और मेरे फादर की शेयर मार्केट की थ्योरी में बहुत डिफरेंस है, मुझे क्या करना चाहिए शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए? अच्छा भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए देखिए आप एक पर्टिकुलर विचारधारा रखते हैं, काम करने का आपका एक ढंग है, आप चार्ट समझते हैं, चार्ट के आधार पर आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई और भी निवेश करता है, लेकिन उनके विचार जो है वो अलग है, पुरानी लीग के हैं, वो अलग तरह से सोचते हैं, मान लीजिए फंडामेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस प्रकार से कई बार होता है। देखिए मेरा हमेशा से मानना है और कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस जो हैं वो हमेशा सॉलिटरी डिसीजंस होने चाहिए, कभी भी उसको मिलकर के नहीं लेना चाहिए। फिर चाहे परिवार में ही सलाह मशवरा कर रहे हो, मान लीजिए 3 लोग राय दे रहे हैं, तीनों की राय मानी जाएगी। मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने अपने परिवार के 2 अन्य सदस्यों से सलाह की कि भाई ये फला शेयर है, देखो तुम भी क्या करना चाहिए बताओ। तो सब कोई ना कोई व्यू दे देंगे। देखिए क्रिकेट है, पॉलिटिक्स है और शेयर बाजार है, इस पर लगभग सभी का कोई ना कोई व्यू होता ही। तो अगर आपने मान लीजिए कोई सवाल का जिक्र कर लिया कि अरे फला शेयर है, क्या करूं बताओ, तो कहेंगे अरे यार वो क्यों लिया हुआ है, वो तो बेकार शेयर है, मैंने कल ही पढ़ा था अखबार में, वो ये हो गया, उसको तो तुमने क्यों ले रखा है, बेच डालो, फला शेयर जल्दी बेचो उसको, तो बेकार है। अब हुआ ये कि आपने सुना, कोई खास ठोस दलील उन्होंने नहीं दी, लेकिन क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनके उस विचार का असर पड़ता है। वो कितनी कंसिडर्ड ओपिनियन है ये हमें नहीं पता है। जो बात शायद आयुष जी कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि 2 व्यक्तियों को का चार्ट देखने का या इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल अलग हो सकता है। एक आदमी ये मानता है कि बाजार जितना गिरेगा उसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे और फिर कभी ना कभी तो बाजार बढ़ ही जाएगा, मान लीजिए ये सोच। और जो चार्ट के आधार पर प्रोफेशनल सोच रखने वाले हैं उसको ठीक गलत बताएंगे। तो इस पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विचारों का मतभेद हो जाता है। तो ऐसा होने पर करना ये चाहिए, मेरा मानना यह है कि निर्णय एक व्यक्ति को करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। तभी आप कमेटी बनाकर या ग्रुप बनाकर एक साथ निर्णय कर सकते हैं। अन्यथा दोनों अलग अलग अपने निर्णय लें, वो बेहतर रहता है। तो जिस तरह देखिए अब यह है कि अगर मान लीजिए 2 लोग गाड़ी में सवार हैं, दोनों कहते हैं भाई स्टीयरिंग तो मैं ही संभालूंगा, तो होगा क्या कि उनके आपस के संघर्ष में एक्सीडेंट तो होना तय है। या तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, या पहुंचेंगे तो आपकी अवस्था बड़ी खराब होगी क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका होगा। तो स्टीयरिंग एक ही व्यक्ति को संभालना पड़ता है, फिर चाहे पूरा परिवार गाड़ी में साथ क्यों ना बैठा हो, लेकिन चलाना गाड़ी एक ही व्यक्ति को पड़ता है। ठीक उसी तरह से निवेश के जो निर्णय है वो एक व्यक्ति को करने दीजिए, बाकी लोग साथ दीजिए, पूरा विश्वास रखिए अपने ड्राइवर पर, लेकिन खुद भी ड्राइविंग करें। सभी लोग 5 लोग साथ गाड़ी चलाएं या 4 लोग साथ गाड़ी चलाएं, तो फिर देखिए सही नहीं रहेगा। तो ये मेरा हमेशा मानना है कि लेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बी मेड बाय वन पर्सन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छा सवाल किया आयुषी ने। और कई बार क्या है कि अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्लियर रोल्स डिफाइन कर लीजिए या फिर अलग अलग कैपिटल के साथ काम कीजिए। तो ये आपके लिए सुझाव था, बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सवाल किया, और ये बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल पूछा अभी अभी हमारे लड़ाकू छोरा। पहली बात तो आपका ये जो हैंडल है गजब का नाम रखा है आपने। मार्केट का माहौल ऐसा है जैसे लता जी का गाना याद आ गया, जाने क्या बात है नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है सारी रात मुझे इसने जगाया। ओहो हो, अच्छा रात में सो नहीं पाते हैं साहब और पूरी रात बाजार के बारे में सोच कर करवटें बदलते रहते हैं। तो भाई चिंता मत कीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है और कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं गिर पड़ा है। ये करेक्शन बहुत ही लाजमी सा करेक्शन था, इतनी बड़ी तेजी के बाद स्वाभाविक सी बात है कि कुछ करेक्ट होगा, वही हुआ है। कोई चिंता मत कीजिए और ना ही परेशान होइए, केवल चार्ट्स के बेसिस पर आप निर्णय कीजिए और अपने रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। हमारे जितेंद्र साहब हैं हरिद्वार से,
और कह रहे हैं जय श्री राम सर, मैं हरिद्वार से हूं और अदालत में मैक्स हेल्थ केयर नामक केस फाइल करता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैक्स हेल्थ केयर के बारे में जानना चाहते हैं चार्ट पर, तो आइए सीधे जितेंद्र जी बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर की, जिस पर अभी अभी आपने प्रश्न किया है। अब ये फ्यूचर में आ चुका है स्टॉक, पहले केवल कैश मार्केट में था। तेजी तो बड़ी जबरदस्त आई और अभी हमने देखा इस सप्ताह एक ब्रेकडाउन आया चार्ट पर, एक डबल टॉप पैटर्न भी बनाया। अगर आप इसको लाइन चार्ट पर देखते हैं, ये डबल टॉप है, और अगर आप इसको कैंडलस्टिक्स में देखते हैं तो आपको ये गैप दिखता है जिसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो दो चार नेगेटिव फॉर्मेशंस चार्ट पर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो है इसकी ट्रेंड। और इसका ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ बुलिश पेनेंट पैटर्न बना था जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, उसके बाद एक एक्सेलरेटेड ट्रेंड लाइन डालेंगे इस ट्रेंड पर। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये लगातार पिछले कई महीनों से इंटैक्ट है और ये है ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन 2023 में बनना शुरू हुई थी और अब 2025 हो गया है। अब देखिए ट्रेंड लाइन के लेवल्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, हायर बॉटम्स की श्रृंखला है, ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार हायर बॉटम बन रहे हैं। तो ये ठीक ठाक अप ट्रेंड चल रहा है। और हाँ, गिरावट इस सप्ताह जरूर आई 10-11% की। तो जैसे बाजार में भी क्या हुआ, इतनी बड़ी तेजी के बाद करेक्शन, वैसे मैक्स हेल्थ केयर में भी तेजी के बाद करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो ये राय है और ये लेवल्स हैं। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त अप टू स्टॉक में देखने को मिला और गिरावट भी अच्छी खासी आई इस सप्ताह, नो डाउट। और चिंता होना भी इसके कॉन्टेक्स्ट में लाजमी रहा। सवाल कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जो आप सवाल कर रहे हैं उसके अलग कारण है, इसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी है और इस वजह से प्रमोटर होल्डिंग कम दिखती है। चलिए, इसके अलावा और भी सवाल हैं। एक हमारे विशाल जी हैं और उन्होंने एक सवाल किया है एपिग्राल पर। एपिग्राल जो है ये केमिकल की कंपनी है एपिग्राल। आइए चार्ट देखते हैं और यहां पर भी हमने देखा है कि बड़ी तीव्र गिरावट इस सप्ताह आई, मेजर लेवल टूट गया, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, उसके बाद तेजी बनी, 2350 तक प्राइस गया, फिर गिरना शुरू हुआ। यहां पर हमने देखा कि एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ 1800-1900 के आसपास और वहां से गिरावट आई। तो यहां पर भी इस सप्ताह बड़ी गिरावट आई है, लेवल टूट गए हैं। तो इस चार्ट को भी जरूर से देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल कहां डाला जाना चाहिए था, अगर ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल डालते आप तो उसके लिए उचित स्तर ये होता, तो यहां पर यानी कि 30 दिसंबर के आसपास आपको एग्जिट का संकेत 1850 के नीचे देखने को मिलता है। तो एपिग्राल का चार्ट है जिस पर अभी भी प्रश्न किया और सवाल और बहुत से आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक सवाल है हमारे ऋषिक शाह साहब का, वो कह रहे हैं बीएससी की बातें तो बहुत हो गई, बीएससी पर एलओसी कैसे डाला जाना चाहिए अगर डालनी हो तो ये आपके सामने बीएससी लिमिटेड जिसका चार्ट अभी हम देख रहे थे, और एलओसी अब हो 6000 हो गया, गजब। इसमें डली पुरानी रेखाएं हटा देता हूं और अब इसमें सवाल यह है कि एलओसी कहां डाली जानी चाहिए। तो एक आपको लाइन यहां मार्क कर लेनी चाहिए, यह है आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन, ये 5115 पर बनती है जो कि इस सप्ताह का ओपन प्राइस भी है लगभग। तो ये 5115 ये आपके लिए एलओसी लाइन कंट्रोल होना चाहिए अगर आपने बीएससी में सही जगह पर निवेश किया हुआ है। क्या गजब की वेल्थ इस चार्ट पर बनी है, 17% इस कमजोर बाजार में भी इस सप्ताह बीएससी में तेजी बनी। और अब जो है एनएससी की भी लिस्टिंग की बात चल रही है, तो एनएससी की लिस्टिंग का रब ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो बीएससी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर 6000 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, गजब, बहुत बढ़िया। और बहुत शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जिन्होंने सही समय पर बीएससी खरीदा और अभी तक जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे अरे अरे, हमारे मयंक पवारी साहब कह रहे हैं सर जी मेरा सवाल ले लो, अदालत खत्म होने वाली है, पिरामल फार्मा। ठीक है, ये पिरामल फार्मा ले लेते हैं। ये पिरामल फार्मा, ये चार्ट है आपके सामने। ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट 160 रुपए पे हुआ, फिर वहां से 300 तक स्टॉक गया, करेक्ट हुआ। इस सप्ताह ब्रेकडाउन हो गया पिछले सप्ताह और ये 247 के नीचे ब्रेकडाउन दर्ज हुआ। इस सप्ताह नीचे से पुल बैक हुआ लेकिन ब्रेकडाउन अपनी जगह हो चुका है चार्ट पर, तो इसको जरूर से इंपॉर्टेंस दीजिए। और रहा सवाल ट्रेंड का, तो ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन सपोर्ट जो है वो करीब ही आ चुका है अब, और यहाँ एक ब्रेकडाउन एलओसी का हो गया है, तो 249 के नीचे एग्जिट का संकेत एलओसी के टूटने पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये है पिरामल फार्मा जिस पर प्रश्न किया अभी भी, और कई सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको अदालत में मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझ आई वो यह है कि केवल थ्योरी पर चलने से बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग को जोड़ना पड़ेगा, और उसी के लिए पीटी 2.0 में लेकर के आ रहा हूं। और ये शुरू होने जा रहा है 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर। और अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो समय व्यर्थ ना करें, तुरंत प्रभाव से इससे जुड़ जाइए और इसके लिए तुरंत अपना नाम लिखवाइए, क्योंकि पीटी 2.0 अपनी तरह का एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें 2 सत्र होंगे, बुधवार और रविवार को। बुधवार के सत्र में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की, रविवार में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स की। तो बहुत गजब का कार्यक्रम होगा और उसमें आपको जुड़ना जरूर चाहिए। तो उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। तो पीटी 2.0 आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चिंता रहित रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस अपने ऊपर हावी होने न दीजिए, लेवल्स का ख्याल रखिए, बहुत सोच विचार करके चार्ट्स का चुनाव कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई अच्छा नहीं दिख रहा है तो आराम से बैठिए, वेट कीजिए, मौका आएगा और जब मौका आएगा तब उसका इस्तेमाल करिए। कोई ऐसी स्ट्रेस में आकर जरूरत से ज्यादा पोजीशंस मत बनाइए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क मत लीजिए,
बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करते रहिए और आप देखेंगे कि उम्मीदों से अधिक बाजार आपको देता है। बाजार बहुत उदार है, बहुत दयावान है, बस आपको सही ढंग से बाजार से जुड़े रहना है। तो अपना ख्याल रखिए।